अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हम फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के सवालात हल कर चुके हैं। तो एनटीएससी में टोटल फ़िज़िक्स से 13, केमिस्ट्री से 13 और बायोलॉजी से 14 सवालात, यानी मुकम्मल 40 सवालात इसमें पूछे जाते हैं। तो हमने वो दोनों हल कर लिए हैं। अब हम हयातियात के सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। ये हल करने का मकसद ये है ताकि हमें आइडिया आए कि किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, हम किस तरह से हमें इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए। तो देखकर आप यही सवालात आते हैं ऐसा ज़रूर नहीं होता, लेकिन सवालात किस तरह के आते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, इस तरह से आपको आइडिया आता है। इसलिए हम लोग क्या है असातिज़ा इस तरह के वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। तो सवाल नंबर 27 की जानिब आइए, देखते हैं क्या है। खुश्क किशमिश को सादे पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दें, इसके बाद नमक के मुर्तकिज़ महलूल में रखें। तो हम मुशाहिदा करेंगे खुश्क किशमिश का। जब मुशाहिदा करें तो हमें ऑप्शन है, पहले तो हम उसको सादे पानी में डाल रहे हैं, फिर हम उसको निकाल कर नमक के पानी में। तो सादे पानी में क्या होंगे और नमक के पानी में वो क्या होंगे। तो ए, पानी में सुकर जाते हैं, अम्ल नफूस से नमक के महलूल में फूल जाते हैं। या बी, पानी में सुकर जाते हैं, एंडोसाइटोसिस से नमक के महलूल में फूल जाते हैं। या सी, पानी में फूल जाते हैं, हरकत लूज ऑस्मोसिस से नमक के महलूल में सुकर जाते हैं वो। या डी, पानी में सुकर जाते हैं, प्लाज्मोलाइसिस से नमक के महलूल में फूल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जवाब ये क्या होता है, किशमिश को पानी में डालने पे आप मुशाहिदा कीजिए क्या होता है। जी हाँ, वो फूल जाते हैं। और जब उसी को निकाल कर हम नमक के महलूल में डालते हैं तो वो सुकर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, एक एक्सप्लेनेशन के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। इंतखाबी सरायत पजीर झिल्ली के ज़रिए पानी के सालिमात की हरकत ऑस्मोसिस कहलाती है। ये वो अमल है जिसमें पानी की हरकत आला इर्तिकाज़ी मुकाम से अदना या कम इर्तिकाज़ी मुकाम की जानिब होती है। यानी अगर यह जो अतराफ़ का मीडियम है, यहाँ पानी का इर्तिकाज़ ज़्यादा है, अब किशमिश में पानी का इर्तिकाज़ कम है। जब किशमिश को इसमें हम डाल देते हैं तो पानी के सालिमात आला इर्तिकाज़ी मुकाम से अदना इर्तिकाज़ी मुकाम की जानिब हरकत करते हैं, यानी पानी क्या है किशमिश में दाखिल हो जाता है। इस तरह किशमिश फूल जाती है। यहाँ देखें, नमक का महलूल है, ये नमक का महलूल ये अदना इर्तिकाज़ी मुकाम हो गया, पानी के सालिमात कम हैं बनिस्बत अंगूर के। अंगूर में जो पानी है उसके बनिस्बत ये जो नमक का महलूल है इसमें पानी के सालिमात का इर्तिकाज़ कम है। नमक का इर्तिकाज़ी महलूल है ये, लेकिन पानी का इर्तिकाज़ कम है। हाँ, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना बच्चों को। अंगूर में पानी का इर्तिकाज़ ज़्यादा है। जब अंगूर हम डाल देते हैं नमक के पानी में तो क्या हो जाते हैं, ये सुकड़ जाएंगे। आला इर्तिकाज़ी मुकाम से अदना इर्तिकाज़ी मुकाम की जानिब पानी की हरकत, तो इस तरह ये सुकड़ जाते हैं। यहाँ पर अगर खलिए के अतराफ़ ये जो मीडियम है इसमें खलिए के मुकाबले यानी किशमिश के मुकाबले पानी का इर्तिकाज़ ज़्यादा है, यानी खारिजी मीडियम हल्का है, तो खलिया ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी हासिल करेगा और इस तरह के महलूल को हम ज़ीरे मियारी महलूल कहते हैं। यहाँ पे किशमिश फूल जाएंगे। और यहाँ पर अगर मीडियम में पानी का इर्तिकाज़ खलिए के मुकाबले इसके मुकाबले कम है, अंगूर के मुकाबले कम है पानी का इर्तिकाज़, यानी वह आला इर्तिकाज़ का महलूल है ये, तो खलिया ऑस्मोसिस के ज़रिए क्या करेगा, ये पानी को ज़ाया करेगा। और इस तरह के महलूल को हम शदीद मियारी महलूल या हाइपरटोनिक महलूल कहते हैं। तो ये पानी को ज़ाया करेगा और सुकड़ जाएंगे। अंगूर क्या हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे। किशमिश पानी में फूल जाती है और अंगूर को जब हम नमक के महलूल में डालें या इसी फूली हुई किशमिश को हम इस महलूल में डालें तो ये सुकड़ जाएगी। ये अगला सवाल है, दिए गए डायग्राम का मुशाहिदा करें और ज़ैल के बयानात को पढ़ें। देखिए, एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ मरकज़ा बताया है और सेल वाल बताई गई है। यहाँ पर सवालात ऑप्शंस हैं, ये खलिए कोलन कायमा बाफत के हैं। दूसरा है ऑप्शन, ये खलिए मरकज़ा और साइटोप्लाज्म को खो देते हैं। कोलन कायमा माविन नसीज है हम। तीसरा है, किनारों में ये खलिए ज़िंदा और मोटे होते हैं। ऐसा नहीं आना चाहिए इसका ऑप्शन, किनारों पर ये मोटे होते हैं और ये ज़िंदा खलिए होते हैं। चौथा है, ये बाफत पौधों के हिस्सों में लचक पैदा करती हैं।
पहला ये खलिए कोलन का इमाबाफत के हैं, बिल्कुल सही है, सही। ये किनारों में ये खलिए मरकज़ा और साइटोप्लाज्म खो देते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं। फिर किनारों में ये खलिए मोटे होते हैं और ये जिंदा खलियात हैं, सही है, ये जिंदा खलियात हैं। ये बाफत पौधों के हिस्सों में लचक पैदा करती है, सही है। तो कौन से ऑप्शंस हमारे पहला, तीसरा और चौथा दुरुस्त हैं। यहाँ पे कहाँ है पहला, ये जो है पहला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है, कि पहला, तीसरा और चौथे ये जो है दुरुस्त हैं। ये खलिए मरकज़ा और साइटोप्लाज्म को खो देते हैं, तो ये जो है गलत बयान है। आइए अगले सवाल की जानिब। मगरमच्छ, मेंढक, इंसान और मछली के दिल के खानों को तरतीबवार तरतीब इस तरह है। ए 3 3 4 2, यानी मगरमच्छ में 3 खाने, मेंढक के 3 बोल रहा है, इंसान के 4 और मछली के 2 बोल रहा है वो। बी 4 3 4 2, या सी 4 2 4 2, या डी 3 2 4 2। तो याद कीजिए, आप जमात नहू में पढ़ चुके हैं कि मगरमच्छ के दिल के नामुकम्मल 4 खाने होते हैं बोलकर हम पढ़े हैं। तमाम जो रेंगने वाले जानदारों में आता है वो रेंगने वालों के दिल के 3 खाने होते हैं, लेकिन मगरमच्छ के दिल के नामुकम्मल 4 खाने होते हैं बोलकर हम पढ़ चुके हैं। और मेंढक जलथलियों के 3 खाने होते हैं बोलकर हम पढ़े हैं। पिस्तानी, इंसान पिस्तानियों में आता है ना, तो पिस्तानियों के 4 खाने, परिंदों के दिल के 4 खाने और मछलियों के 2 खाने बोलकर हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह मगरमच्छ के दिल के नामुकम्मल 4 खाने, मेंढक के 3 और इंसान यानी पिस्तानियों के 4 और मछली के 2। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त होता है। आपको ये अगर आप याद रखें तभी इस तरह के सवालात जो है आप हल कर सकते हैं। छोटी आंत में सवाल नंबर 30 है। छोटी आंत में अंगुष्ठनुमा यानी उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। इनका काम है ए हज़मशुदा ग़िज़ा हर खलिए को फ़राहम करना, या बी गैर हज़मशुदा ग़िज़ा को पानी से अलग करना, या सी ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट में तब्दील करना, या डी इंजज़ाब के सतही रक़बे में इजाफ़ा करना। तो ये जो है इंजज़ाब के सतही रक़बे में इजाफ़ा करते हैं कौन? विलाई। विलाई का काम है कि वो इंजज़ाब के सतही रक़बे में इजाफ़ा करें। तो हमारा डी ऑप्शन दुरुस्त है यहाँ पे। उसके बाद है सवाल, उज़लाती खलिए में ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में 3 कार्बन के अज़ा पायरोवेट तब्दील होते हैं। ए लैक्टिक एसिड, या बी इथेनॉइक एसिड, या सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या डी एसिटिक एसिड। बच्चों यहाँ हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए ग्लूकोज की तहलील देखेंगे। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म ग्लूकोज क्या है, साइटोप्लाज्म में ये पायरोवेट 3 कार्बन वाला सालिमा में तब्दील हो जाता है। तो ये पायरोवेट ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और तवानाई में तब्दील हो जाता है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। ये अमल हमें ख़मीर में देखने को आता है। और यही पायरोवेट 3 कार्बन वाला सालिमा ऑक्सीजन की अगर कमी हो, ये अदम मौजूदगी यानी गैर मौजूदगी में, और ये ऑक्सीजन की कमी में ऑक्सीजन का फुकदान हो अगर हो, तो ये लैक्टिक एसिड और तवानाई में तब्दील होता है। ये हमारे उज़लाती खलियों में वाक़ होता है अमल। तो यही हमारा जो सवाल है कि ऑक्सीजन का फुकदान हो तो ये किस में तब्दील होता है हमारे उज़लाती खलियों में, तो इसका सही जवाब होगा लैक्टिक एसिड। और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये अमल कहाँ वाक़ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में वाक़ होता है। ये पायरोवेट 3 कार्बन वाला सालिमा ऑक्सीजन की मौजूदगी में माइटोकॉन्ड्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और तवानाई में तब्दील होता है। तो ये तीनों भी आप जहन में रखिए। अब जो सवाल है हमारा ये है, तो उसका सही ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। तो इस तरह से हमारा जवाब क्या हो गया सही? ए लैक्टिक एसिड। ये बयान वरीदों की सही साख्त को बताता है। ए मोटी दीवार होती है, वाल्स नहीं होते, या बी पतली दीवार होती है और वाल्स नहीं होते, या सी पतली दीवार होती है और वाल्स होते हैं, या डी मोटी दीवार होती है और वाल्स होते हैं। तो वरीदें
मुख्तलिफ आज़ा से खून को क्या करती हैं, जमा करके वापस दिल में लाती हैं। यहाँ खून का दबाव ज़्यादा नहीं होता। कहाँ पर? वरीदों में खून का दबाव ज़्यादा नहीं होता, लिहाजा वरीदों की दीवारों का मोटा होना ज़रूरी नहीं है। इनमें वाल्स पाए जाते हैं, इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनमें वाल्स पाए जाते हैं। क्यों होते हैं वाल्स? जो खून के एक सिमती बहाव को यकीनी बनाते हैं, यानी वो एक ही सिमत में बहे, वापस पलट कर ना आए, इसलिए उसमें वाल्स पाए जाते हैं वरीदों में। तो वरीदों की पतली दीवार होती है और इनमें वाल्स पाए जाते हैं। इस तरह सी ऑप्शन हमारा दुरुस्त हो गया। शरियानों की दीवारें मोटी होती हैं, उनमें वाल्स नहीं पाए जाते। तो आइए सवाल नंबर 33 की जानिब। न्यूरॉन के ज़रिए बरक़ी हिजान पैदा करने का सही रास्ता है असब के आखिर, डेंड्राइट, एक्सन या मानिका, एक्सन के बाद मानिका, या बी डेंड्राइट से क़ल्बी जिस्म, क़ल्बी जिस्म से एक्सन, एक्सन से असब के आखिर। सी है एक्सन, एक्सन से क़ल्बी जिस्म, क़ल्बी जिस्म से डेंड्राइट, वहाँ से मानिका। या डी है मानिका फिर एक्सन जाते हैं बरक़ी हिजान, फिर वहाँ से डेंड्राइट, फिर क़ल्बी जिस्म। तो यहाँ पर हमारा सही जो है जवाब होगा डेंड्राइट से क़ल्बी जिस्म से एक्सन जाते हैं, वहाँ से असब के आखिर। आइए देखें तो हमारा सवाल क्या है बच्चों। ये जो असब है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन के ज़रिए बरक़ी हिजान पैदा करने का सही रास्ता क्या है बोलकर है ना। तो यहाँ पर बरक़ी हिजान सबसे पहले डेंड्राइट्स यानी शजरीना को आएगा, वहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा वो क़ल्बी जिस्म, ये क़ल्बी जिस्म को आएगा डेंड्राइट्स, वहाँ से क़ल्बी जिस्म, वहाँ से एक जो लंबा रेशा है वाहिद इसको एक्सन कहेंगे हम, वहाँ से जाएगा एक्सन को, और वहाँ से असब के आखिर में इख्तितामिया जो है ये असब के आखिरी सिरे। तो हमारा जो है बी ऑप्शन दुरुस्त है। तो बरक़ी हिजान शजरीना से होते हुए यानी डेंड्राइट बोलते हैं उसको, डेंड्राइट से होते हुए आएगा क़ल्बी जिस्म की जानिब, वहाँ से एक्सन की जानिब, फिर यहाँ से ये असब के आखिर में, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अच्छा, इसको शजरीना क्यों कह रहे हैं हम, शजरिया या शजरीना? शजर यानी दरख्त, देखिए उसकी जो साख्त है उसकी बिना पर इसका नाम इस तरह से रखा गया है। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 34, पहले दो लफ्ज़ों का ताल्लुक़ को पहचानते हुए चौथा लफ्ज़ बताइए जो तीसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ पर एड्रिनल क़ुदूत, एड्रेनालिन, यानी एड्रिनल क़ुदूत से एड्रेनालिन हार्मोन खारिज होता है। तो लबलबे से कौन सा हार्मोन खारिज होगा? इसके लिए आपको सभी हार्मोन्स और ग़ुदूद वगैरह के ताल्लुक़ से आपको पढ़ना होगा। आप तमाम ग़ुदूद का एक जो है चार्ट दिया गया है किताब में, वो पढ़ लीजिए कि कौन से ग़ुदूद से कौन सा हार्मोन खारिज होता है और उनके क्या अफ़ाल हैं, वो भी देख लीजिए। तो यहाँ लबलबे से क्या एस्ट्रोजन खारिज होता है? नहीं, गलत होगा, ये जिनसी हार्मोन है, मादा जिनसी हार्मोन। उसके बाद थायरॉक्सिन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये थायराइड से खारिज होने वाला हार्मोन है। इंसुलिन, उसके बाद दिया है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मर्दाना हार्मोन है, जिनसी हार्मोन। तो हमारा सही जवाब होगा इंसुलिन, जो लबलबे से खारिज होता है और जो जिस्म में शक्कर की मकदार को काबू में रखता है, कंट्रोल करता है। तो हमारा सी जो है ऑप्शन दुरुस्त होगा। अगला सवाल है, गैर सनफ़ी तौलीद की एक अज़विये की जोड़ी दी गई है, सही जोड़ी की निशानदेही हमें करनी है। तो ए अमीबा में तौलीद होती है, बी ब्रायोफाइलम में नबाताती तौलीद, सी फफूंदी में टुकड़े, या डी लश्मेनिया में बज़रे। यहाँ पर ये भी गलत होता है, अमीबा, तौलीद, फफूंदी, टुकड़े, लश्मेनिया, बज़रे, इसमें बाइनरी फिजन होता है लश्मेनिया में। तो इसका सही जवाब होता है ब्रायोफाइलम। देखा है आपने ब्रायोफाइलम? आइए देखें। तो यहाँ पर हमारे सवाल में ब्रायोफाइलम के ताल्लुक़ से दिया गया है। ये देखिए ब्रायोफाइलम, पत्तों से किस तरह उसकी अफजाइश हो रही है, नए पौधों की नबाताती अफजाइश इसको हम कहेंगे। बहुत से पौधों के कुछ हिस्से जैसे जड़, तना और पत्तियां मुनासिब हालात में नशोनुमा पाकर नया पौधा बनाती हैं, तो उसको हम नबाताती अफजाइश कहते हैं। जड़ से अफजाइश शकरकंद और दहलिया में हम देखते हैं।
यहाँ पे। और तने से अफजाइश हम आलू और अदरक में देखते हैं। उसी तरह पत्तों के ज़रिए अफजाइश हम कहाँ पे देखते हैं? देखिए ब्रायोफाइलम में। इस तरह से जो है पत्तों के किनारों से साख्तें निकलती हैं, लीफ बड्स, फिर ये अलहदा हो जाते हैं इस पत्ते से और फिर एक नए पौधे की शक्ल में ये नशोनुमा पाते हैं। इस लिहाज से हमारा जो है बी ऑप्शन दुरुस्त है कि ब्रायोफाइलम में नबाताती तौलीद होती है। यहाँ पर डायग्राम का मुशाहिदा करते हुए सही बयान का इंतखाब करना है हमें। यहाँ डायग्राम में कलगी, स्टाइल, बैज़ खाना दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शंस हैं, एक सनफी फूल सिर्फ पारजीरगी अंजाम, ये एक सनफी फूल बताया गया है यहाँ पर, यानी तो एक सनफी फूल सिर्फ पारजीरगी अंजाम देते हैं। बी, दो सनफी फूल खुदजीरगी अंजाम देते हैं। सी, एक सनफी फूल में स्टेमन होता है इसलिए पारजीरगी अंजाम देते हैं। या डी, दो सनफी फूल में मादगीन होता है जो खुदजीरगी अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, एक सनफी फूल सिर्फ पारजीरगी अंजाम देते हैं, दुरुस्त है। एक सनफी फूल पारजीरगी अंजाम देना पड़ता है उन्हें खुद, क्योंकि वो एक सनफी होते हैं, उनमें या तो नर हिस्से पाए जाते हैं मादा हिस्से। दो सनफी फूल खुदजीरगी अंजाम देते हैं, ये बयान बिल्कुल सही नहीं कह सकते, क्योंकि दो सनफी फूल में खुदजीरगी भी हो सकती है, पारजीरगी भी वो अंजाम दे सकते हैं। फिर सी है, एक सनफी फूल में स्टेमन होता है इसलिए पारजीरगी अंजाम देते हैं। तो स्टेमन भी हो सकता है या मादगीन भी हो सकता है, तो ये भी गलत। दो सनफी फूल में मादगीन होता है जो खुदजीरगी अंजाम देते हैं, तो दो सनफी फूल में मादगीन भी होता है, स्टेमन भी होता है, तो इस तरह ये भी गलत। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए जो है दुरुस्त होगा। एक सनफी और दो सनफी फूल, अगर फूल में ज़र रेशा या मादगीन में से कोई एक तौलीदी अज़ू मौजूद हो तो इसे एक सनफी फूल कहते हैं। एक सनफी फूल का हमें पपीते में, तरबूज वगैरह में देखने को मिलते हैं। या तो ये सिर्फ उसमें नर हिस्से पाए जाते हैं या मादा हिस्से उस फूल में पाए जाते हैं। दो सनफी फूल, अगर फूल में ज़र रेशा और मादगीन दोनों मौजूद हों, देखिए ज़र रेशे भी हैं यहाँ पर और मादगीन दोनों भी अगर मौजूद हों तो इसे हम दो सनफी फूल कहते हैं। सवाल जो है डायग्राम का मुशाहिदा करके हमें बताना है। यहाँ पर मादगीन दिया गया है, देकर उसने पूछा है, कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि एक सनफी फूल सिर्फ पारजीरगी अंजाम देते हैं, दूसरा है दो सनफी फूल खुदजीरगी अंजाम देते हैं। ज़रूरी नहीं कि दो सनफी फूल खुदजीरगी ही अंजाम दे, उनमें खुदजीरगी भी हो सकती है, ये ज़ीरा निकल कर उसी की कलगी में जाकर बीज बन सकता है, या किसी और उसी किस्म के फूल की वो कलगी पे भी गिरकर जो है बारावरी हो सकती है। तो बी जो है गलत होगा। एक सनफी फूल में स्टेमन होता है इसलिए पारजीरगी अंजाम देते हैं, बोलकर है सी ऑप्शन। एक सनफी फूल में स्टेमन भी हो सकता है, हमने देखा कि इसमें ज़र रेशा या मादगीन दोनों भी हो सकते हैं। स्टेमन किसे कहेंगे हम? एंथर और फ्लैमेंट, ये जो है ज़र रेशा उसका फ्लैमेंट, इन दोनों को मिलाकर हम स्टेमन कहते हैं। तो ये एक सनफी फूल या तो नर भी हो सकता है या मादा भी हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत होगा। दो सनफी फूल में मादगीन होता है जो खुदजीरगी अंजाम देते हैं। दो सनफी फूल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में मादगीन होता है, मादगीन भी होता है उसमें और स्टेमन भी होता है। ज़रूरी नहीं खुदजीरगी अंजाम दें, पारजीरगी भी अंजाम दे सकते हैं, तो इस तरह से ये भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। तो पहला बयान जो है सही है कि एक सनफी फूल सिर्फ पारजीरगी अंजाम देते हैं। अगर वो फूल एक सनफी हैं, या तो उनमें सिर्फ ज़र रेशा है या तो सिर्फ मादगीन है, तो उन्हें कंपलसरी क्या करते हैं, वो पारजीरगी ही अंजाम देते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए उन्हें पारजीरगी करनी पड़ती है, खुदजीरगी तो वो नहीं कर सकते क्योंकि उनमें दोनों सिर्फ मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए वो पारजीरगी जो है अंजाम देते हैं। इस तरह से बीज बनते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त होगा कि एक सनफी फूल सिर्फ पारजीरगी अंजाम देते हैं।
प्रोस्टेट और समानल वेसिकल गुदूद के स्पर्म छोड़ने के फ़ायदे हैं। ये अपने जो इखराज करते हैं स्पर्म में, तो क्या फ़ायदे हैं उनके? दर्ज हरारत बरकरार रखने के लिए, या चंद हार्मोन और एंजाइम पैदा करने में मदद करते हैं ये दोनों भी ग्लैंड्स, या तग़ज़िया और नक़्ल हमल में आसानी होती है इससे। सवाल थोड़ा सा, ऑप्शन थोड़ा सा उसमें गलती हो गई थी, मैंने दुरुस्त किया है। या डी, गंदगी निकलने के लिए और हिफाजत करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल जो गुदूद हैं, इस पर ये जो अपने कुछ इखराज करते हैं, उससे क्या होता है, स्पर्म को तग़ज़िया हासिल होता है और स्पर्म के नक़्ल हमल में आसानी होती है। तो सी ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा, सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 38। पेट्रोलियम और कोयला तवानाई के ज़राए के इस्तेमाल पर दिए गए बयानात को पढ़ें। ये पेट्रोलियम और कोयला तवानाई के जो ज़राए हैं, इनके इस्तेमालात के ताल्लुक़ से बयानात हैं। पहला बयान है, ये हयातियाती मादे से तैयार होने वाले तवानाई के ज़राए हैं, पेट्रोलियम और कोयला। दूसरा है, इनके लगातार इस्तेमाल पर ख़त्म ना होने वाले ज़राए हैं। तीसरा है, जलाने पर गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स खारिज करते हैं। चौथा है, साफ़ और माहौलदोस्त तवानाई के ज़राए हैं। तो इसमें कौन सा दुरुस्त है? ये हयातियाती मादे से तैयार होने वाले ज़राए हैं, सही है। इनके लगातार इस्तेमाल पर ख़त्म ना होने वाले ज़राए हैं, गलत। जलाने पर गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइड खारिज करते हैं, सही है, दुरुस्त है। साफ़ और माहौल दोस्त तवानाई के ज़राए हैं, नहीं हो सकता। इससे माहौल को नुकसान होता है, आलूदगी होती है, तो ये माहौल दोस्त कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा जो है ऑप्शन सही होगा। पहला और तीसरा कहाँ है? पहला और तीसरा देखिए, ऑप्शन ए, पहला और तीसरा जो है यहाँ हमारे दुरुस्त जवाब जो है, ए जो है दुरुस्त जवाब है। नंबर 39 है, अगर गोल सब्ज़ मटर के पौधे कैपिटल RR स्मॉल YY के झुरीदार पीले मटर के पौधे स्मॉल RR कैपिटल YY से क्रॉसिंग कराई जाए तो हमें F1 जनरेशन में हासिल होने वाले बीज कैसे होंगे? ए, गोल सब्ज़, बी, झुरीदार सब्ज़, सी, झुरीदार पीला और डी, गोल पीला। किस किस्म के बीज हमें F1 जनरेशन में हासिल होंगे अगर इन दोनों किस्म के पौधों के दरमियान क्रॉसिंग कराई जाए? तो बच्चों, कैपिटल RR यहाँ पर गोल को बतलाता है, स्मॉल YY सब्ज़ को बतलाता है, और स्मॉल RR यहाँ झुरीदार को बतलाता है, और कैपिटल Y पीले को बतलाता है। बच्चों, ये जो कैपिटल में जो बतलाए गए हैं जीन्स, ये गालिब जीन्स हैं, ये गालिब आ जाते हैं, इनकी खुसूसियात ज़ाहिर होती हैं। और ये जो स्मॉल में बतलाए गए हैं, ये मक़लूब जीन्स हैं, खुसूसियात होती हैं पर छुपी हुई होती हैं। फर्स्ट जनरेशन में ये छुपी हुई होती हैं और अगले जनरेशन में ये ज़ाहिर होती हैं। तो यहाँ पर F1 नस्ल में हमें कैसे पौधे हासिल होंगे? कैपिटल R जो है गोल की खासियत को बतलाता है, और कैपिटल Y पीले मटर को, तो गोल पीले, डी, गोल पीले। F1 जनरेशन में हमें सभी गोल पीले हासिल होंगे, गोल पीले पौधे। इनमें खुसूसियात छुपी हुई हैं झुर्रीदार पौधों की, और सब्ज़ रंग की खुसूसियात छुपी हुई हैं जो F2 जनरेशन में हमें देखने को मिलती हैं, मग़लूब खुसूसियात। तो गालिब खुसूसियात ये जो है, ये खुसूसियात गालिब आ जाएंगी। कैपिटल Y और कैपिटल R की खुसूसियात गालिब हैं। तो इस तरह से हमें गोल पीले जो है मटर के पौधे हासिल होते हैं। अगला सवाल है, इंसानी तौलीदी निज़ाम का सिलसिलावार खाका झैल में दिया गया है। ए, बी और सी में दर्ज झैल दर्ज की जाने वाली मालूमात हैं। ए, नतफ़ा यानी बी, अंडा, नर और मादा जो है जिनसी खलियात के इत्तेहाद से। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बारावरी आना चाहिए था, तो गलती से खाद आ गया है। तो स्पर्म और एग की बारावरी से ज़ाइगोट हासिल होता है, यानी यहाँ पर 22 जोड़ी क्रोमोसोम
मादा से 22 जोड़ी, नर से टोटल 44 क्रोमोसोम, और एक जोड़ी कौन से होते हैं, जिनसी क्रोमोसोम। तो मादा से क्रोमोसोम और नर से क्रोमोसोम के इतिहाद से यहाँ पर जोड़ी बनती है क्रोमोसोम्स की। तो जो जाइगोट हासिल हो रहा है वो क्या होगा बोल के सवाल पूछा गया है। इंसानों में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन एक जोड़ा जिसे जिनसी क्रोमोसोम कहते हैं ये मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ये हमेशा मुकम्मल जोड़े में नहीं होता। औरतों में जिनसी क्रोमोसोम का मुकम्मल जोड़ा होता है, जिसको हम XX ये कहलाते हैं। ये औरतों में जो जिनसी क्रोमोसोम है XX का जोड़ा होता है, और लेकिन मर्दों में ये गैर यकसां जोड़ा होता है, X और Y। औरतों में XX और मर्दों में X और Y होता है। सभी बच्चे अपनी माँ से एक X क्रोमोसोम विरासत में हासिल करते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़की। इस तरह से बच्चे का जीन्स उस क्रोमोसोम पर मुनहसिर होता है जो वो बाप से हासिल करता है, जो वो अपने वालिद से हासिल करते हैं, है ना। अगर बच्चा अपने वालिद से X क्रोमोसोम अगर हासिल किया तो ये तो माँ के पास, वालिदा के पास XX क्रोमोसोम की जोड़ी होती है। अगर वो वालिद से X क्रोमोसोम हासिल करता है तो लड़की होगी। अगर Y क्रोमोसोम हासिल करता है तो XY यानी लड़का होता है। देखिए XY वालिद से, XX जो है वालिदा में होते हैं, ये XX औरतों में होने वाले, ये XY मर्दों में पाए जाने वाले जिनसी क्रोमोसोम की जोड़ी। तो यहाँ लिख लेंगे इसको X और Y, और यहाँ पर X और X। जब वालिद का X क्रोमोसोम या मर्द का X क्रोमोसोम देखिए औरत के X क्रोमोसोम से जोड़ी बनाता है तो XX यानी लड़की। फिर ये X क्रोमोसोम औरत के X क्रोमोसोम से जोड़ी बनाता है तो देखिए यहाँ भी XX आ गया यानी लड़की। Y क्रोमोसोम अगर X के साथ जोड़ी बनाता है तो ये होता है लड़का। तो X माँ के पास XX की जोड़ी ही होती है क्रोमोसोम की। इस तरह जिन्स का तायुन कौन करता है, मर्द, यानी जिन्स का तायुन वालिद के क्रोमोसोम से होता है। ये जो Y क्रोमोसोम है ये किसी भी X क्रोमोसोम के साथ जोड़ी बना ले तो लड़का होता है। अगर X क्रोमोसोम जोड़ी बनाता है तो यहाँ पर देखिए बताया गया है तो लड़की होती है। तो इस तरह जिन्स का तायुन वालिद के क्रोमोसोम पर, ऑप्शन में A22, ए देखिए यहाँ पर ए यानी स्पर्म नुतफ़ा मर्द से हासिल होने वाला, तो A22 जमा Y, B यानी मादा से हासिल होने वाले, B मसावी है 22 जमा X, तो C जाइगोट क्या हासिल होगा, वो C मसावी है लड़का। कौन सा ऑप्शन सही है हमें देखना है। तो यहाँ पर B क्या है, A मसावी है 22 जमा X, B क्या है 22 जमा X, C मसावी है लड़की। ये A बोले तो मर्द से हासिल होने वाले क्रोमोसोम्स की जोड़ी, B मादा से हासिल होने वाले। पर यहाँ पर हमें जो दिया गया है हमें वो देखना है XY जोड़ी बना रहे हैं। यहाँ पर दिया है X और X, यहाँ पर XX नहीं है। C में देखेंगे A22 क्रोमोसोम और जमा Y, B क्या दिए हैं 22 जमा X, C मसावी है लड़की, तो ये भी नहीं होगा। X और Y जब जुड़ते हैं तो लड़का होता है। तो चौथा है A मसावी है 22 जमा X, यानी यहाँ मर्द से B
औरत से, यानी बी मसावी है 22 जमा वाई, औरतों में तो वाई क्रोमोसोम्स होते ही नहीं हैं, तो इस तरह ये भी गलत हो गया। तो हमारा ये ऑप्शन जो है दुरुस्त होगा। मर्द से 22 क्रोमोसोम उस और एक वाई क्रोमोसोम जुड़ता है, और मादा से 22 क्रोमोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम, ये 22 ये 44 क्रोमोसोम्स, और एक्स और वाई, मर्द से एक्स और मादा से वाई क्रोमोसोम जुड़कर, देखिए जुड़कर जो, तो यहाँ पर लड़का होता है। एक्स और वाई, मर्द का वाई क्रोमोसोम अगर आकर मादा के एक्स क्रोमोसोम से जुड़ता है तो लड़का होगा। इसको इस तरह से हम ए जो है हमारा सही जवाब होगा। तो इस तरह बच्चों हमने हयातियात के भी कुछ सवालात देखे हैं, इसको आप अच्छे से हल करिए, पढ़िए किताब में, समझिए उसको। अगर आप समझें कॉन्सेप्ट को तभी आप एनटीएससी या कौन सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप उसके सही हल कर सकते हैं इम्तिहान में सवालात। अगर समझें तो ही हल कर सकते हैं, रटेंगे तो आप बहुत सारे सवालात के जवाब नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ चंद ही सवालात के जवाब आप लिख पाएंगे अगर रटें तो। अगर समझेंगे तो आप तफसीलन उसको अच्छे से समझकर आसानी से उसको बयान कर सकेंगे।